नमस्कार साथियों। रीट का हम पेपर हल कर रहे हैं। संस्कृत का ये पेपर है और रीट 2022 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम हल करने जा रहे हैं। इसमें जिस प्रकार के प्रश्न हैं इनको हम देखेंगे, प्रश्नों की प्रकृति हम समझेंगे, तभी जाके हम उसका सम्यक प्रकार से अध्ययन कर पाएंगे। देखिए, ये रीट का 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये आप ध्यान देंगे। अत्र 63 प्रश्न सन्ति, यहाँ 30 प्रश्न है। सर्वे प्रश्न समाधेय, सभी प्रश्नों को करना है, ऐसा लिखा हुआ था, निर्देश है ये। पहला प्रश्न अपन देखते हैं। रेखांकित पदम अधिकृत्य, रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये आपके प्रश्न निर्माण से प्रश्न आया है कि प्रश्न निर्माण कीजिए। जो रेखांकित है उससे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे एक वाक्य है, पिता पुत्राय क्रुदयति, यहाँ पुत्राय को इसने रेखांकित किया है। अब इसको हटा के इसकी जगह आपको प्रश्नवाचक लगाना है। तो पुत्राय का अर्थ हुआ पुत्र के लिए, ठीक है। तो इसमें चतुर्थी का एक वचन रूप है, तो आपको किम शब्द में चतुर्थी का एक वचन रूप लगाना है, जो बनेगा कस्मे, ठीक है। पिता कस्मे क्रुदयति, इसका ये वाक्य सही होगा, ठीक है। क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का रूप आया है, उसके लिए आपको किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति बनाना है, ये इसका उत्तर होगा। अब आप आगे देखिए। मया चंद्र पश्यते, मेरे द्वारा चांद को देखा जाता है। वाक्यमिदम संशोधित, इस वाक्य को आप संशोधित कीजिए। तो देखते हैं, मया चंद्रः पश्यन्ते, गलत है। मया चंद्रः दृश्यते, विचार करेंगे इस पे। मया चंद्रः पश्यति, विचार करेंगे इस पे। मया चंद्रम पश्यामि, देखो मया जो आ रहा है इसके साथ में पश्यति आया, ये गलत है, ठीक है। मया चंद्र पश्यामि, ये भी गलत है। क्योंकि देखो ये जो वाक्य है, ये इसका जो कर्ता है इसमें तृतीय व्यक्ति आ गई है, ये क्रमवाच्य का वाक्य हो गया है। और क्रमवाच्य के वाक्य में क्रिया आपको आत्मनेपदी करनी है। इसका रूप बनेगा मया चंद्र दृश्यते, ये इसका ऑप्शन बी सही है। नदीभ्यः गंगा श्रेष्ठा इत्यत्र रेखांकित पदम संशोधित, नदीभ्य, नदीभ्य जो है इसमें ये तृतीय व्यक्ति में भी आता है, चतुर्थी व्यक्ति में भी आता है, सॉरी चतुर्थी और पंचमी में आता है। नदीभ्य ये पंचमी का है। नदीभ्य गंगा श्रेष्ठा, नदियों से गंगा श्रेष्ठ है। इस वाक्य में रेखांकित पद को ठीक करो। देखो इसका जो अपन भावार्थ करते हैं तो इसका अर्थ होगा नदीभ्य, नदी से गंगा श्रेष्ठा, गंगा श्रेष्ठ है। इस हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, पर फिर भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि कारक में एक सूत्र आता है, यतश्च निर्धारण है, जहां से निर्धारण किया जाता है वहां सप्तमी या षष्ठी का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे सप्तमी आएगा नदीशु, ये इसका सही है। तो नदीभ्य गंगा श्रेष्ठा इत्यत्र रेखांकित पद का आपको संशोधन करना है, नदीभ्य की जगह आपको लगाना नदीशु, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये सुक्ति है, सुक्ति से प्रश्न आया है, विद्या विद्या अमृतम, ठीक है। अब आपको आगे बताना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ना गच्छति लिखना है या अश्नुते लिखना है या गच्छति लिखना है या व्रजति लिखना है। तो आपने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ोगे आगे, तो उसमें आता है विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा जो है अमरता को प्राप्त किया जाता है। इसमें अश्नुते आपका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, ये जो प्रश्न है, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ये व्याकरण की जो परिभाषा है, इति कम विधिम द्योतयति, ये किस विधि को द्योतित करती है, ठीक है। देखो लक्ष्य का मतलब तो है, लक्ष्य का मतलब है जिस पर लक्षण लागू हो रहा है। पहले जिस पर लक्षण लागू होता है, लक्षण किस पे लागू होता है? उदाहरण पे। उदाहरण और लक्षण का मतलब है नियम, ठीक है। उदाहरण और नियम जिसमें होते हैं उसको आप क्या कहते हो? आगमन और निगमन विधि, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा आगमन और निगमन विधि। इस तरह से आप इसको देखोगे। शिक्षण विधियों से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, स्थूलात सूक्ष्म प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसको क्या कहते हैं? शिक्षण सूत्र कहते हैं या पाठ योजना कहते हैं या अधिगम कहते हैं या अभिप्रेरणम कहते हैं? ये साथियों शिक्षण सूत्र है, ठीक है। स्थूल से अधिगम की, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कठिन से सरल की ओर, इस तरह से सूत्र आते हैं, ये उसमें से है। संस्कृत भाषा विकासाय प्रमुखानी कति कौशलानी, संस्कृत भाषा विकास के लिए प्रमुख रूप से कितने कौशल हैं? चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, 4 कौशल है। कौन कौन से? सुनना, सबसे पहले सुनना सीखो, फिर बोलना सीखो, फिर पढ़ना सीखो, फिर लिखना सीखो, ठीक है। ये 4 ही है, LSWR इसको बोलते हैं। तो 4 भाषा की कौशल है, ये आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पे संस्कृत शिक्षण के श्रव्य साधनों में किसको गिना जाता है? संस्कृत शिक्षण के श्रव्य साधनेषु, सुनने वाले साधनों में, श्रव्य साधनों में का यानी कौन परिगणित यानी गिना जाता है? श्रव्य साधनों में कौन सा है? ये सभी भाषा में शिक्षण जो विधियां हैं वो सबकी कॉमन है, हिंदी में भी आपको यही मिलेगी। संस्कृत में अध्ययन करते हो तो हिंदी में भी काम आएगी। संस्कृत में दुविधा केवल ये होती है कि आपको प्रश्न प्रश्न समझ में नहीं आता, भाषा आप समझ नहीं पाते हो, यही आपकी दुविधा होगी। बाकी आप भाषा समझ जाते हो तो हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विधि में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, संस्कृत शिक्षण के श्रव्य साधनों में किसको गिना जाता है? तो बताइए आप, श्यामपट्ट को। श्यामपट्ट सुनने वाला साधन है क्या? नहीं है। मानचित्र ये भी नहीं है, ये देखने वाला साधन है, ये दृश्य साधन है। प्रतिकृति यानी मॉडल, ये भी देखने वाला है। ध्वनि अभिलेख, ध्वनि का जो अभिलेख है, ध्वनि का जो कोई साधन है वो आपका श्रव्य साधनों में आएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मूल्यांकनस्य प्रमाणीकृत विधि प्रविधिषु, मूल्यांकन की जो नापने वाली विधियों में शलाका परीक्षा का समावेश कहाँ किया जाता है? शलाका परीक्षा किसके अंतर्गत आती है? लिखित परीक्षा में आती है क्या, या मौखिक में, या प्रायोगिक परीक्षा में, या रचना परीक्षा में? तो ये मौखिक परीक्षा में आती है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत नहीं है। संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत नहीं है, मतलब 3 होंगे, एक नहीं है, जो नहीं उसको छांटना है। अभ्यास से सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत है। क्रियाशीलता का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत है। लिंग भेद का सिद्धांत, ये कोई सिद्धांत नहीं है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगमन विधि, आगमन विधि का प्रथम सोपान है। पहला सोपान क्या है? आगमन विधि का पहला, सबसे पहले आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले आप उदाहरण समझाते हो। इसके 3 सोपान हैं। सबसे पहले उदाहरण, उदाहरण, उसके बाद निरीक्षण, और उसके बाद में नियम निर्धारण। ऐसा होता है, नियम निर्धारण। उदाहरण आप दोगे, उसको फिर उसका अप्लाई करोगे, और फिर बाद में आप नियम का निश्चय करोगे। तो पहला सोपान क्या है? वो उदाहरण है। दूसरा पूछे तो निरीक्षण, और तीसरा पूछे तो नियम निर्धारण। ठीक है, इसकी ठीक विपरीत होती है निगमन, उसमें पहले नियम फिर उदाहरण। आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम। ठीक है, ये इसका है। भाषाया प्राथमिकम इदम कौशलम अस्ति, भाषा का पहला कौशल है इनमें से कौन सा कौशल है? मैंने अभी 4 कौशलों की बात की। सबसे पहले होता है सुनना। आदमी सबसे पहले सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें पहले सुनना सीखो, फिर सुनने के बाद बोलना, फिर उसके बाद में पढ़ना सीखो, फिर लिखना। मतलब पहले आपको ग्रहण करना है, ग्रहण करने के साधन है सुनना और पढ़ना। ठीक है, फिर आप अभिव्यक्त करोगे, अभिव्यक्ति के साधन है बोलना और लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो गया श्रवण। इसको आप, एक सूत्र इसका है LSWR, LSWR, इससे भी आप सीख सकते हो। L फॉर लिसन, S फॉर स्पीक, और W फॉर सॉरी LSRW, LSRW पहले आ रहेगा, फिर W रीड, और फिर राइट। ठीक है, इस तरह से पहला आपका हो जाएगा श्रवणम। ये है। एक थोड़ी स्मार्टनेस अपने में चाहिए। आप चाहे आपको प्रश्न आ भी रहा है फिर भी आप प्रश्न को ठीक से पढ़े पहले तो, फिर चारों ऑप्शन पे एक बार जाइए आप। अगर आपको उत्तर पहले में मिल रहा है फिर भी आप चारों ऑप्शन में जाइए, तो वहाँ गलती की संभावना नहीं होती है। कई बार क्या है, उत्तर हालांकि सही होता है लेकिन उसका नजदीकी उत्तर कोई और भी हो सकता है, इसलिए आपको इससे कोई संदेह नहीं पालना है। पहले आप पूरा प्रश्न पढ़िए, पूरे ऑप्शन देखिए, फिर आप इसका निश्चय कीजिए। सतत मूल्यांकन शिक्षक शिक्षकस्य मुख्य कार्यम भवति। सतत मूल्यांकन में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? स्वमत अभिलेखनम, भाषणम, श्रवणम, पाठनम। सतत मूल्यांकन में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है स्वमत अभिलेखनम, अपने मत का अभिलेखन करना, अपनी पुष्टि करना, ये इसका मुख्य कार्य है। अब देखिए आप, 44वां प्रश्न है। हरभट्टीय पंचपदी इत्यस्मिन् विदो समाहितम सोपानम अस्ति। हरभट्ट की जो पंचपदी विधि है, इस विधि में समाहित सोपान है। कौन सा सोपान इसमें शामिल किया गया है? तो इसमें है तुलना। कौन सा है? तुलना। ठीक है, ये आपको समझना है। फिर साथियों, ये तो था शिक्षण विधियों से। अब आपके ग्रामर के प्रश्न आएंगे। जैसा कि आपको पता है, भाषा 1 में आपके 2 गद्यांश आएंगे। उन गद्यांशों में से व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। ये आपको, इसको आप निम्नलिखित अपठित गद्यांशम आधारीकृत्य, नीचे लिखे हुए अपठित गद्यांश को आधार करके प्रश्नों का समाधान कीजिए। ठीक है, अब देखो गद्यांश देखिए आप। ननु भारतम देवभूमि, ननु भारतम नाम देवभूमि। निश्चित रूप से
भारत जो है देवताओं की भूमि को भारत कहा जाता है। भारत से उत्तरे, भारत के उत्तर मुकुट मुकुट शिरोमणि हिमालयो नाम नगाधिराज विराजते। भारत के उत्तर में मुकुट शिरोमणि, मुकुट के रूप में सुशोभित हिमालय नाम का नगाधिराज यानी पर्वतों का राजा विराजमान है। दक्षिण में त्रय समुद्र, तीन समुद्र भारत की भूमि का पाद प्रक्षालनम कुर्वन्ति, पैर धोते हैं, पैरों का प्रक्षालन करते हैं। तत्र सागर नाम संगम स्थले एवं कन्याकुमारी नाम क्षेत्रम अस्ति, वहाँ सागरों के संगम स्थल में ही कन्याकुमारी नाम का क्षेत्र है। अश्य दिव्य स्थानस्य, इस दिव्य स्थान के दर्शन से स्वामी विवेकानंद भी प्रभावित हो जाता है, स्वामी विवेकानंद भी प्रभावित हुए। अतः स समुद्रम तीर्थवा, इसलिए स समुद्रम, वह समुद्र को तैर करके ही दक्षिण द्वीपम उपागछत, दक्षिण द्वीप के समीप गए, दक्षिण द्वीप में गए। अस्य स्थानस्य ऐतिहासिकम भौगोलिकम सामाजिकम च गौरवम वर्तते, इस स्थान का ऐतिहासिक भौगोलिक और सामाजिक गौरव है। प्रकृति सौंदर्यम तो अवर्णनीयम, प्रकृति का सौंदर्य तो अवर्णनीय है। ये मैंने भावार्थ बताया, हालांकि भावार्थ का कोई काम नहीं है। यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो ग्रामर से संबंधित बनेंगे, इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न बनाएंगे। देखते हैं प्रश्नों को। देखो, इसमें जो भी चीजें आएगी वो आपके गद्यांश से ही उठाएंगे। तो आप देखिए एक बार, संगम स्थले, ये पद इसमें आया है। इत्यत्र का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें साथियों प्रथमा है कि द्वितीय है कि चतुर्थी की सप्तमी है? तो इसमें सप्तमी है। कैसे? जैसे स्थल, जैसे राम है तो राम का सप्तमी क्या बनेगा? रामे। वैसे स्थल का सप्तमी क्या बनेगा? स्थले। ठीक है। संगम स्थले, इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। नगाधिराज इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय, इसका संधि विच्छेद कीजिए आप। यहाँ संधि कौन सी है? देखिए आप, यहाँ पे दीर्घ संधि है। कैसे दीर्घ संधि? आ की मात्रा बन रही है। और जब दीर्घ संधि कब होती है? जब समान स्वर मिलते हैं, आ का दीर्घ और ए का दीर्घ हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों तरफ ए ऐसा है। ठीक है। तो इसका विच्छेद क्या होगा? नगधन अधिराज, नगशेधन अधिराज, नगम धन अधिराज और नगेंद्र अधिराज। इसका उत्तर सही होगा नगधन अधिराज। ठीक है। ए और ए मिलके आ हो गया। विराजते इत्यत्र क लकार है। विराजते, इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें लोट लकार है क्या, या लट लकार है, या लंग लकार है, या विदीर्ण लकार है? तो साथियों इसमें लट लकार है। कैसे? क्योंकि ये जो विराजते धातु है ये आत्मनेपदी धातु है। कौन सी धातु है? आत्मनेपदी। आत्मनेपदी में कैसे बनता है? जैसे एक सेव धातु है वो आत्मनेपदी है, उसका रूप बनता सेवते, सेवते, सेवेते, सेवंते। वैसे ही विराजते, विराजते, विराजनते। तो ये कौन सा लकार हुआ? ये लट लकार हुआ। ठीक है। आगे देखिए, प्रभावित इत्यत्र क प्रत्यय, प्रभावित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें साथियों कत प्रत्यय है। कौन? कत्वा है कि ठक है कि कत है कि अण है? मैंने गलती की है, आपको गलती ऐसी नहीं करनी। गलती क्या की मैंने? सीधा बता दिया। सीधा नहीं बताना, आपको प्रश्न को पढ़ना है, फिर बाद में हर एक ऑप्शन को जांचना है। हालांकि आपको उत्तर आ रहा, फिर भी गलती की संभावना नहीं रहे। कत्वा प्रत्यय हो सकता है का? हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कत्वा में त्वा शेष रहता है। ठक प्रत्यय हो सकता है क्या? नहीं, ठक प्रत्यय इसमें नहीं होगा, क्योंकि ठक प्रत्यय का ठ शेष रहता है और इसका इक बनता है। यहाँ पे इक नहीं आ रहा है। कत प्रत्यय में त शेष रहता है और अण प्रत्यय में अ शेष रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या शेष है, पीछे क्या देखने को मिल रहा है? त है, तो कत प्रत्यय है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देवभूमि इत्यत्र का समास है। देवभूमि में कौन सा समास है? देवभूमि का पहले आप समास विग्रह कीजिए। इसका अर्थ होगा, देवभूमि का अर्थ है देवताओं की भूमि। संस्कृत में कहोगे आप देवानाम भूमि, देवताओं की भूमि। जिसमें का की आ जाता है वो तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है, इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है। अब साथियों फिर से गद्यांश आया है। ये गद्यांश जो है राजस्थान से संबंधित आता, अपन ने बात की थी, दूसरा वाला गद्यांश। अब इसके बारे में नहीं पढ़े तो भी कोई, क्योंकि अर्थ का तो प्रश्न आएगा नहीं, ग्रामर के प्रश्न आएंगे और ये पद जो है इसमें से ही दिए होंगे। आप सीधे प्रश्नों पे आ जाइए। जनपदे इत्यत्र का विभक्ति, जनपद शब्द में कौन सी विभक्ति है? इसमें षष्ठी है कि पंचमी है कि प्रथमा की सप्तमी है? इसमें भी सप्तमी है। क्यों? क्योंकि जैसे राम, राम की सप्तमी क्या होगी? रामे। वैसे जनपद में जनपदे, इस तरह से। ठीक है। पश्यन्ति इत्यत्र धातुरहितम, पश्यन्ति इस पद में धातु, इत्यत्र नहीं, इसमें धातु अहित है। यहाँ इसका विसर्ग करोगे आप, धातु अहित है, धातु धन अहित है, विसर्ग हो गया यहाँ पे। तो इसमें धातु को लिया गया है, अहित का मतलब धारण किया गया है। पश्यन्ति में कौन सी धातु है? आपको धातु पूछ रहा हो
तो इसमें पश्य धातु है, दृश धातु है या अस धातु है या पश्य धातु है या आस धातु है। तो साथियों हालांकि पश्यंती बन रहा है, आप इसमें पश्य लगाओगे, गलत उत्तर है। पश्य जो है वो आदेश होता है, धातु कौन सी है, दृश्य। इसका उत्तर होगा, सही ऑप्शन होगा दृश्य, ए ऑप्शन। फिर देखिए आप, बृतम बृहत्तमम पुस्तकालयम अत्र पुस्तकालयम इति किम। बृहत्तमम पुस्तकालयम, बड़ा पुस्तकालय, ऐसा वाक्य है, इसमें से लिया गया होगा, गद्यांश से ही लिया गया है। तो यहाँ पे बृहत्तमम पुस्तकालय में पुस्तकालय क्या है, विशेषण है कि विशेष्य है कि अवयव है कि धातु रूपम है। यहाँ अवयव तो हो नहीं सकता क्योंकि पुस्तकालय तो एक पद है, धातु रूप भी ये नहीं हो सकता। विशेषण है क्या, नहीं। देखो बृहत्तम पुस्तकालय का अर्थ हुआ बड़ा पुस्तकालय, बड़ा पुस्तकालय, ठीक है, बड़ा पुस्तकालय, पुस्तकालय। तो इसमें जो है बड़ा तो विशेषण हुआ और पुस्तकालय क्या हुआ, विशेष्य हुआ। जिस बड़ा तो विशेषता बता रहा ना, पुस्तकालय की विशेषता बता रहा है कि पुस्तकालय कैसा है, बड़ा है, तो विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो क्या है, विशेष्य। तो ये पुस्तकालय यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। अगर यहाँ पे यूँ पूछता बृहत्तम पुस्तकालय में बृहत्तमम अस्ति, बृहत्तमम है, बृहत्तम क्या है, तो वो तो विशेषण है। यहाँ इसने पुस्तकालय का पूछा तो विशेष्य है, ये बात आप ध्यान देंगे। दुर्गम है इत्यत्र किम लिंगम अस्ति, दुर्गम में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है क्या, नपुंसक लिंग है क्या, स्त्रीलिंग है क्या, उभयलिंग है क्या। स्त्रीलिंग तो ये नहीं है, उभयलिंग भी ये नहीं है, पुल्लिंग है क्या, पुल्लिंग नहीं है, ये नपुंसक लिंग है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अत्र आगत्य, अत्र रेखांकित पदे का संधि, अत्र आगत्य में कौन सी संधि है, क्या इसमें गुण संधि है क्या, नहीं है, क्योंकि गुण संधि में एक ही मात्रा आती है, ओ की मात्रा आती है, इसमें ऐसा नहीं है। दीर्घ संधि है क्या, देखो इसमें किसकी मात्रा बन रही है, आ की मात्रा बन रही है, तो ये दीर्घ संधि है, ठीक है। यण संधि इसमें नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यण संधि में बनता है ये से पहले कोई आधा वर्ण चाहिए, हालांकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे ये एक पूरा पद है, अगत्य पद है, वृद्धि संधि नहीं है। वृद्धि संधि में वृद्धि वाली मात्राएं आती है, आई आऊ, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे संधि कौन सी है, दीर्घ। कैसे, अत्र धन आगत्य, अत्र धन आगत्य, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अ और आ को मिलाने से आ बन रहा है, यहाँ दीर्घ संधि है। आगे देखिए, बालक है पुस्तकम पढ़ती, बालक पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य हो गया। अत्र रेखांकित पदे, यहाँ पे देखो रेखांकित पद है, यार किसी पद को बालक है पुस्तकम पढ़ती, यहाँ पे पढ़ती को रेखांकित किया हुआ है। अत्र रेखांकित, यहाँ रेखांकित पद में विधिलिंग लकार रूपम भवति, इसका विधिलिंग लकार रूप होगा। आपको ये लकार परिवर्तन करा रहा है, तो पढ़ती जो है वो तो आपका कौन सा लकार है, वो आपका लट लकार है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस पढ़ती में से धातु निकालिए, पट धातु है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये लकार परिवर्तन कीजिए, विधिलिंग लकार का रूप लिखिए। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है, पढ़ती आपका पट धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो आपको क्या करना है, इसका अब पट धातु का पट धातु हो गई, इसका लगाना आपको विधिलिंग, कौन सा, विधिलिंग, ये लकार लाना है। फिर बाद में आपको क्या करना है, पुरुष और वचन वही लेने जो उसके थे, प्रथम पुरुष और एक वचन आपको बनाना है, ये बोल रहा है। तो पट धातु का विधिलिंग लकार पहले आप याद कर लीजिए, पठेत पठेताम पठेयु, इस तरह से। और फिर उसका कौन सा पुरुष कौन सा वचन चाहिए, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष का आपको एक वचन चाहिए, वो क्या बनेगा, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत, इसका रूप होगा पठेत, ठीक है। ये लकार परिवर्तन से संबंधित प्रश्न है, बहुत सरल है। सणनवति, सणनवति इति संस्कृते कस्य संख्याया प्रयुक्तम, ऐसा संस्कृत में किस संख्या के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक संधि कर लीजिए आप, सणनवति का संधि विच्छेद होगा सठ धन नवति, सठ धन नवति, इसका अर्थ हुआ 6 और 9, 6 और सॉरी नवति का अर्थ 90, 6 सठ का अर्थ 6 और नवति का अर्थ 90, 6 और 90 कितने हुए, 96 हुए, तो इसका अर्थ हो जाएगा 96। जय इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, जय इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है क्या, या ओस्ट्रो, या तालु, या मुर्दा। तो साथियों इसका जय का उच्चारण स्थान होगा तालु, क्या, तालु। कैसे, इसका सूत्र आता है इचुई सनम तालु, इचुई सनम तालु, यानी कि ई बड़ी ई, चू च वर्ग पूरा च छ जय जय, यहाँ ये और स का उच्चारण स्थान तालु है, तो च छ जय, जय इसी में आता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। लास्ट के 3 प्रश्न और देख लीजिए। अधोलिखितेषु दंतोष्ठीय वर्णम वर्णक, अधोलिखितेषु नीचे लिखे हुए में से दंतोष्ठीय,
दांत और ओष्ठ वाला वर्ण कौन सा है, तो वो है वकारस्य दंतोष्टम, आपने पढ़ा है। ठीक है। अच भवंती, अच होते हैं, अच किसको कहते हैं, व्यंजनों को अच कहते हो या स्वरों को कहते हो या उपसर्गों को कहते हो या धातु को। तो बहुत ही सरल प्रश्न आ गया। अच का मतलब होता है स्वर, अच का मतलब क्या होता है, स्वर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। राष्ट्रपति के साथ सेनापति यहाँ आया, इत्यस्य वाक्य से संस्कृतानुवादम कुरुत, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो देखो, राष्ट्रपति के साथ अपन कारक पढ़ते हैं, कारकों में आता है का के की, जहाँ कहीं आता वहां षष्ठी विभक्ति लगती है। ठीक है। तो कारक के हिसाब से यहाँ षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए। ठीक है। और कारक की सब षष्ठी विभक्ति आप लगाओगे तो आएगा राष्ट्रपति है, ऐसा आएगा। राष्ट्रपति में द्वितीय विभक्ति है, राष्ट्रपति नाम में तृतीय विभक्ति है, राष्ट्रपति में चतुर्थी विभक्ति है। लेकिन साथियों ध्यान देने वाली बात है, उपपद विभक्ति एक अलग प्रकरण आता है, कारक का ही प्रकरण है। उसमें क्या है, उसमें दिया हुआ है कि सह के योग में, सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है, सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है। सह के योग में, सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो आपको फिर तृतीय विभक्ति लगाना है। तो राष्ट्रपति में तृतीय विभक्ति क्या होगी, राष्ट्रपति ना सह सेनापति अत्र आगतवान, राष्ट्रपति के साथ में सेनापति यहाँ आए, ये इसका सही उत्तर है। तो साथियों आज हमने रीट 2022 जो परीक्षा थी उसका सेकंड शिफ्ट का जो L1 का जो पेपर था उसका हमने हल किया है। इसके बाद हम अन्य जो पेपर है या इसका दूसरा लेवल है, इसी का दूसरी भाषा जो है उसका हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी। धन्यवाद साथियों।